चार साइड्स आपने उठाए थे 4 रेजिस्टेंस, और इन 4 रेजिस्टेंस के लिए तो सबसे खास बात ही रफ डायग्राम बना दिया है समझने के लिए। केवल इन 4 रेजिस्टेंस के तौर पे आपने था सबसे पहले आपको एक गैल्वेनोमीटर लगाना था अक्रॉस वन डायगोनल, और दूसरे डायगोनल पे कहीं आपका, यहाँ सिंपल लिख देता हूँ, ईएमएफ कनेक्टेड था, दैट्स ऑल। ये एक इन शॉर्ट आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट तैयार हो गया था। फिर आपसे एक खास बात कही थी कि अगर आपके ये PQRS इफ द अगर एक पुरानी डेफिनेशन याद दिलाऊं तो आपने कहा था आरजे व्हीटस्टोन एडजस्टेड 4 रेजिस्टेंसेस एज द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम नंबर 1। सेकंड वन क्या कहा था, along one diagonal a galvanometer is connected while across the other diagonal the source of EMF। अब आपसे मैंने इसके बाद कहा था कि अगर आपके in case the resistances of the sides are in proportionate order, अगर आपके साइड्स के रेजिस्टेंस कैसे हैं, प्रोपोर्शनेट ऑर्डर में, और प्रोपोर्शनेट ऑर्डर में तो समझ में आ रहा होगा P/Q = R/S, तो फिर ये स्टेज आपके कहलाती थी नल डिफ्लेक्शन कंडीशन, या फिर कहलाती है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। और नल डिफ्लेक्शन कंडीशन और स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम दोनों का मतलब कुल मिला के एक ही है। इस कंडीशन में आपकी द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर दैट बिकम्स 0। चलो यहाँ लिखने का कोई मतलब नहीं, इतना छोटा दिखेगा मैंने यही लिखा रहने थे IG = 0। अब एक सवाल आता है, जो आप लास्ट में आपको याद होगा जब एंड कर रहे थे तो हमने कहा था इसका इस्तेमाल आप करते हैं किसी अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। अब मैं आपसे एक बात करता हूँ, सवाल ये कि हमें ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसको हम किसी अननोन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो इस इस्तेमाल करने के लिए हम जो इसका प्रैक्टिकल फॉर्म लेते हैं, आप देखना आप क्या बताऊंगा, इसका एक मॉडिफाइड फॉर्म या कहा जाए एक्सपेरिमेंटल फॉर्म की हम बात करेंगे। और प्रैक्टिकल फॉर्म या एक्सपेरिमेंटल फॉर्म किस नाम से आने आएगा, प्रैक्टिकल फॉर्म या एक्सपेरिमेंटल फॉर्म आपके लिए 2 नामों से आने आता है। आइदर इट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज और अनदर नेम इज द स्लाइड वायर ब्रिज। इसका भी आप देखेंगे ऑफनली एक क्वेश्चन अपने पास बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी और एकेडमिक एग्जामिनेशंस में बराबर आते रहते हैं। तो एक सवाल है मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज क्या है, इसके लिए ध्यान से देखो। मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज अगर आप देखेंगे इसी का एक हमने कहा मॉडिफाइड या एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे उसको समझो। यहाँ गैल्वेनोमीटर देखो, सबसे पहले क्या आपको बीच में गैल्वेनोमीटर नजर आ रहा है, गैल्वेनोमीटर के टॉप पे दोनों साइड देखें तो आप 2 रेजिस्टेंस दोनों 2 ऊपर है और 2 रेजिस्टेंसेस आपके नीचे की साइड कनेक्टेड है। अब इस प्रैक्टिकल में जम जाएंगे, जैसे आपने ध्यान दिया होगा प्रैक्टिकल में हम स्विचेस इस्तेमाल करते हैं, प्लग्स या स्विचेस। जब आप प्लग या स्विचेस इस्तेमाल करते हो तो उनके लिए क्या किया जाता है, उनके लिए आप ब्रास प्लेट्स इस्तेमाल करते हैं और स्क्रूज। जैसे एक तरीका तो क्या है, अपन अपने कूलर या पंखे के तार डायरेक्ट लगाते थे, न लूज वायर देन हर आदमी होता है जब आप लूज वायर लेते हैं वहां पे स्पार्किंग और इस टाइप की चीजें पॉसिबल होती हैं। जो प्लग होते हैं, प्लग में क्या जुड़े होते हैं, स्क्रू में आपने ध्यान दिया होगा तार लेंगे, कस देंगे और ब्रास प्लेट आगे ज्वाइंट कर दी जाती है। इसी ब्रास प्लेट पैटर्न को जो हम प्रैक्टिकल चीज बनाएंगे वो आपके लिए क्या कहलाएगी, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में आप सबसे पहले देखेंगे आपके पास एक वुडन प्लैंक होगा। वुडन प्लैंक मतलब समझ में आ रहा होगा, लकड़ी का एक तख्ता। ये तो आपने कहा बेसिक हो गया, बेस जिस पे आप ये सारी चीजें कसेंगे। यहाँ से चेक करना, सबसे पहले मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास यहाँ पर एक सेंट्रल ब्रास स्ट्रिप होगी। इस स्ट्रिप में आप देखेंगे यहाँ पर एक स्क्रू होगा। अगर आप में से किसी ने अभी प्लग या ऐसी कोई चीज खोली कसी होगी तो बहुत अच्छे से मालूम है, छोटे छोटे स्क्रू लगे होते हैं। ये हमने सेंटर पॉइंट किया, इससे आपका कस दिया जाता है गैल्वेनोमीटर। अब अगली चीज जो आपने गैल्वेनोमीटर कसा है, इसके दोनों साइड आप दिख रहा है 2 रेजिस्टेंस है और फिर वायरिंग्स है। इन 2 रेजिस्टेंस या वायरिंग्स को कवर करने के लिए हम यहाँ पर 2 और ब्रास प्लेट लगाएंगे और ये ब्रास प्लेट होती है एल शेप, वो आपको यहाँ भी नजर आ रही होंगी।
ठीक। अब ऊपर दो रेजिस्टेंस लगेंगे, यहाँ पर जो दो रेजिस्टेंस लगेंगे उनमें से एक में हम लगाते हैं आपका अननोन रेजिस्टेंस और एक में लगाया जाता है आपका रेजिस्टेंस बॉक्स। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे इन दो जो आपके वो तार वो है स्क्रूज, इनके बीच में आप जो चीज कनेक्ट करते हैं, चलो मैं इसको थोड़ा सा फिगर आपके लिए बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा पढ़ने में भी आए। यहाँ जो चीज लगी होती है वो कहलाती है आरबी, मैंने लिख दिया है ताकि आपको देखे। और आरबी से मेरा मीनिंग है, आरबी से मेरा मतलब रहेगा यहाँ पर इस्तेमाल हम करते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स बता दूंगा, अगर आप में से किसी ने 10th में या 11th में कभी लेबोरेटरी में फिजिक्स सीखा हो तो आपको नजर आएगा रेजिस्टेंस बॉक्स आपका इस टाइप का बॉक्स होता है, जैसे नॉर्मल हम कहते हैं डब्बे होते हैं सूटकेस टाइप, लकड़ी का बना डिब्बा होगा। खास बात ये रहेगी यहाँ पर इसमें कुछ आपके स्विचेस टाइप लगे होते हैं, 4 6 8, वो डिपेंड करेंगे जिस उसका हुआ। और एक सूटकेस का ढक्कन मौजूद होता है, अगर ढक्कन मौजूद होगा आप बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं। इन सारे नॉब्स पर आपके अलग अलग वैल्यूज लिखी होती है। ये ध्यान रखना वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक जाएंगी वो टाइप ऑफ बॉक्स पे डिपेंड करेगा, छोटा है बड़ा है क्या है। लेकिन एक नॉर्मल सुविधा बताए थे, फॉर एग्जांपल किसी नॉर्मल लेबोरेटरी रेजिस्टेंस बॉक्स में 50 ओम, 100 ओम, 200 ओम, 500 ओम, 1000 ओम, ऐसे आपके 4-6 यहाँ पर नॉब लगे होंगे। जब ये नॉब्स लगे होंगे आपको क्या करना है, ये आपको एक एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटी देता है केवल। अगर आपको मान चले यहाँ पर कोई एक रेजिस्टेंस है अटैच करना है तो बार बार रेजिस्टेंस खोलना निकालना कसना, इस सब से बचने के लिए आप क्या करते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं। आपने कहा मुझे यहाँ पर 100 ओम का रेजिस्टेंस लगाना है, इसमें से 100 ओम का नॉब पुल कर ले। अगर किसी ने कहा यार 100 कम पड़ रहा है 200 ठीक रहेगा, तो उस 100 को प्रेस बैक द 100 एंड पुल द 200। तो ये बताएं आप में से किसी ने लेबोरेटरी में रेजिस्टेंस बॉक्स है क्या देखा अपने 10th में या कभी 11th के एक्सपेरिमेंट्स में? यस सर। बढ़िया। तो अगर आपने देखा है मेरा अंदाजा बहुत सारे लोग अभी जाएंगे लेबोरेटरी में कभी ना कभी, जैसे 10th में भी ओम्स लॉ वगैरह का एक्सपेरिमेंट होता तो उसमें भी ये लगता था। अब ये हम बात कर रहे थे तो हो गया रेजिस्टेंस बॉक्स, यानी कुल मिला के रेजिस्टेंस। जो एक अननोन रेजिस्टेंस है, अननोन मतलब याद देखना जिसका हमें पता लगाना है, तो मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया ताकि आपको समझ में आता रहे। एक अननोन रेजिस्टेंस हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे, ये लगा होगा यहाँ से यहाँ तक। ध्यान देखना है जो पीतल की पट्टियों का आपका लास्ट एंड है, यहाँ पर आप एक कस देते हैं स्ट्रेट वायर। ठीक, अब इस स्ट्रेट वायर के अकॉर्डिंग बता देते हैं। जो स्ट्रेट वायर है, एक शब्द मैंने यहाँ लिया था रेजिस्टेंस बॉक्स, उन चीजों को मैं अलग से किनारे में एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। दूसरी चीज जो आप ध्यान देखना यहाँ लेते हैं वो आपका ये वायर जो है, ध्यान देखना वायर होता है 1 मीटर लॉन्ग और ये वायर होता है मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का। क्या इनके नाम आपने कभी सुने हैं? यस सर। बिल्कुल सुने होने चाहिए। इसी चैप्टर में आपका ध्यान जाएगा जब हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा रहे थे तो हमने आपसे मेटल्स, एलॉयज, सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइट्स 4 चीजें डिस्कस की थी। उनमें से एलॉयज वाले टॉपिक में मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन का नाम आता था। ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में भी मौजूद था। हाई रेजिस्टिविटी होती है, दैट मींस दीज कैन बी यूज्ड एज स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टिविटी है तो रेजिस्टेंस की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। फिर एक खास बात आती थी तो फिर इन्हीं को क्यों कर रहे हो, रेजिस्टिविटी तो और भी कईयों की होती है अच्छी, क्योंकि एलॉयज हैं इनका कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट बिल्कुल नेग्लिजिबली स्मॉल होगा। आप मीटर ब्रिज का इस्तेमाल कर रहे हैं, रेजिस्टेंस गर्म होकर टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा नहीं, नियरली कांस्टेंट रहेगा। और दूसरी सबसे खास बात जो मैंने कहा इस वायर की लेंथ कितनी होगी, तो वायर की लेंथ में आपसे कह रहा हूँ दिस लेंथ विल बी 1 मीटर। और इसीलिए आप समझ में आएगा इसका नाम हमने रखा है मीटर ब्रिज। अगर आपसे कोई वाइवा में पूछ देता है व्हाई द मीटर ब्रिज इज कॉल्ड 1 मीटर ब्रिज, बोले मीटर ब्रिज से क्या मीनिंग है, एक लाइन में आप बता सकते हैं द लेंथ ऑफ द मैग्नेट और कांस्टेंट वायर इज केप्ट 1 मीटर और एग्जैक्टली 100 सेंटीमीटर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ मीटर ब्रिज। ये क्वेश्चन में समझ में आता है। बाकी इसके नीचे मैं बना नहीं रहा, ग्राफ बना देता हूँ। इसके नीचे की स्केल लगी होती है, स्केल मतलब समझ में आ रहा होगा,
उसमें हम अलग अलग डिस्टेंस से 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर कहाँ हो रहे हैं हम पढ़ते रहेंगे, तो स्केल हमने इसमें नहीं बना रहा मेन फिगर में। ये आप प्रिंसिपल फिगर पहले समझ लें। पहला समझ में आया, ये जो पॉइंट था आपका, ये पॉइंट ऊपर वाला है पॉइंट मैंने यहाँ मार्क किया, ये गैल्वेनोमीटर, ये आ रहा है गैल्वेनोमीटर जो पूरी असेंबली को लेफ्ट और राइट हाफ में डिवाइड करेगा। लेफ्ट हाफ में एक रेजिस्टेंस के नाम पर रेजिस्टेंस बॉक्स, दूसरे के नाम पर अननोन रेजिस्टेंस, ये दो हमने लगा दिए। नीचे हमने क्या किया है, आपने मैग्नेट या कॉन्स्टेंटन का हाई रेजिस्टेंस वायर इस्तेमाल किया है, और यही आपके बाकी दोनों रेजिस्टेंसेस की तरह काम करेगा। अब इस गैल्वेनोमीटर का जो आखिरी सिरा है, ये आखिरी सिरा आप देखना ये काय के तौर पे रहता है, ये तो ये सर आप, हाँ सर नमता की मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही, बार बार कॉल कर रही है। नमता की मीटिंग ज्वाइन हो, कोई उससे तो नहीं करी, किसी और आईडी से? सर देखना नहीं उसी से कर रही है, वेटिंग फॉर होस्ट कह रहा है। मुझे देख लेते हैं सेकंड। चलिए बाकी हम चलते आ रहे हैं। मैंने कहा मैग्नेट या कॉन्स्टेंटन वायर जब हमने कहा था ये आप कितना लंबा लेते हैं, आप एक 1 मीटर लॉन्ग वायर यहाँ पर लेते हैं। अगली चीज मैंने कहा जो आपको गैल्वेनोमीटर का लास्ट सिरा है, ये लास्ट सिरा इसी आपके मैग्नेट या कॉन्स्टेंटन वायर में आगे टच करता है। ये जिस फॉर्म में टच करता है, ये फॉर्म होता है आपका, ये आपके लिए कहलाता है जॉकी। और यहाँ मैं चलो बड़ा सा लिख देता हूँ जे, इससे तो देखेगा, ये नाम लिख देता हूँ, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया आपका मान के चले पॉइंट बी। अब जब आप जॉकी पे जाएंगे तो जॉकी क्या कहलाता है, जॉकी आपने तो आम सारे लोगों को समझाना बहुत आसान है, जो हम कहते हैं भिंड के गाँवों से रिलेट करते हैं। कारण हम बताते हैं, हम लोग क्या करते हैं भिंड के गाँव में, जब अपने को बिजली का कनेक्शन चाहिए होता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई, तो हम जनरली जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के पास नहीं जाते, हमें देख लेते हैं अपने तार कहाँ से निकल रहे हैं, और जहां से तार निकल रहे होते हैं वहां पर हम अपना एक तार लाते हैं, उसमें एक ऐसा वो बनाते हैं हुक, और इसको उठा के तारों पे डाल देते हैं। जो ये तारों पे डालते हैं ना, देखना यही शेप आपके लिए कहलाती है जॉकी। जॉकी समझ में आ रहा होगा। इस वायर पे मैग्नेट या कॉन्स्टेंटन वायर पे आपका इस टाइप से रखा होता है, बस अंतर इतना सा है, ये जो यहाँ पर रखा होता है ये आपका जो हम कहते हैं नॉर्मल का आप इस्तेमाल करते हैं, उस वजह एक्चुअली ब्रास प्लेट के फॉर्म में होता है, और ब्रास प्लेट और ऊपर क्या होगा प्लास्टिक का हुक लगा होगा, तो इसको आप आराम से आगे पीछे अपनी सुविधा अनुसार खिसका सकते हैं। और जो मैंने कहा था नीचे जो आप ये हमने कहा था स्केल लगी है, तो आप ये चेक कर सकते हैं 20 सेंटीमीटर पर टच कर रहा है, 30 सेंटीमीटर पर टच कर रहा है, या 40 सेंटीमीटर पर एक्सेट्रा। अब मोटे तौर पे एक बार 40 से आपको मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन समझा देता हूँ, रफली आपको समझ में आ गया, सिस्टमैटिक एक बार बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब मेरा अंदाजा सबको साफ नजर आ रहा होगा। मीटर ब्रिज में आपका क्या होगा, ऑन ए वुडन प्लैंक आप 3 ब्रास प्लेट्स कसते हैं। 3 ब्रास प्लेट्स कौन सी होंगी, सबसे पहले एक सेंटर प्लेट होगी, सेंटर प्लेट से मिड पॉइंट से आप एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं, इसके दोनों साइड पे आप 2 गैप छोड़ते हैं, उन गैप्स में आप एक लगाते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स एंड द अननोन रेजिस्टेंस, और इन दोनों गैप्स के बाद आपकी 2 एल शेप्ड स्ट्रिप्स होंगी एंड 1 मीटर लॉन्ग मैग्नेट और कॉन्स्टेंटन वायर इज स्ट्रेच्ड बिटवीन द लोअर एंड्स ऑफ द वायर, लोअर एंड्स ऑफ द स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स के लोअर एंड पे आपका एक 1 मीटर लॉन्ग मैग्नेट या कॉन्स्टेंटन वायर जोड़ दिया जाता है। दैट्स व्हाई जो मैंने कहा था दिस ब्रिज और दिस एपरेटस इज कॉल्ड मीटर ब्रिज, दैट्स द रीजन। अब नाउ नेक्स्ट थिंग, जब आप इस गैल्वेनोमीटर को देख रहे थे 2 रेजिस्टेंस तो आपके ऊपर थे, 2 रेजिस्टेंस हमारे नीचे होने चाहिए, तो ध्यान देखें जो आपके दोनों पार्ट है। अब यहाँ से मैं बताता हूँ एजे और बीजे, एजे और बीजे दिख रहे हैं, दिस वन एजे दिस वन बीजे, ये दोनों पार्ट आपके लिए नीचे गैल्वेनोमीटर की साइड 2 रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। अब आते हैं इस मीटर ब्रिज का यूज आपको मालूम था, डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। नाउ द प्रिंसिपल एंड वर्किंग, आखिरकार ये काम कैसे करता है, या हम कह दें इसका वर्किंग क्या है। तो वर्किंग में जो आपको सबसे पहली चीज बताऊंगा
वो आपको बताऊंगा। वर्किंग कहता है इट इज बेस्ड ऑन अच्छा ये क्या लिखा है यार मैंने, इट इज बेस्ड ऑन WSB व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज। सबको समझ में आता है काय पर बेस्ड है, बगल में बना रखा है ना, तो इसलिए शॉर्टकट में काम चल गया। व्हीटस्टोन ब्रिज जो क्या कहेगा, दैट इज when Ig is equals to 0, जब भी आपकी इस गैल्वेनोमीटर की करंट 0 होगी उस कंडीशन में आपका P बाई क्यू इज इक्वल्स टू होना चाहिए R बाई एस, यानी ये जो रेजिस्टेंसेज है आपके चारों, चाहे आप यहां से देखें और चाहे हम यहाँ पर देखें, चारों रेजिस्टेंस कैसे होने चाहिए, प्रोपोर्शनेट होने चाहिए। तो ये हो गया हमारा बेसिक प्रिंसिपल कि आपका उस व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है। अब आगे की बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज पर कैसे बेस्ड है, तो ये बताता हूं। नंबर 1 आप ध्यान से देखें, आपसे कहा जाता है, मैं लिख देता हूं सीधे ताकि स्क्रीनशॉट जो आप लेंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है इस पार्ट के आप पास शीट नहीं पहुंची होगी, है ना, सही कह रहा हूँ क्या? यस सर, नहीं पहुंची। शीट इसलिए नहीं पहुंची क्योंकि क्या है कि चाइना के विरोध में हमने जो है वो मोबाइल से कैम स्कैनर हटा दिया है, अब वो स्कैन नहीं हो रही उसका इलाज एक आध दिन में करते हैं, शीट भी आप तक पहुंच जाएगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है, लिखिए अपने पास रखिए, ठीक है ना। अभी तो आपके वाला आराम से समझ लें, कोई ऐसे बहुत टिपिकल टॉपिक नहीं है। मैंने आपसे कहा था 2 पार्ट्स ऑफ मैग्नेन लिख देता हूँ, ठीक है ना, मैग्नेन वायर, 2 पार्ट्स ऑफ मैग्नेन वायर। तो अच्छी राइटिंग लिखूं, वैसे है तो नहीं, अब क्या करूं। एक्ट एज द रेजिस्टेंसेस, ये जो आपके दोनों पार्ट है, नजर आ रहा होगा, 2 रेजिस्टेंस ये हैं, इनमें से एक को मैं मान लेता हूं P और एक को मान लेता हूं Q, ठीक। तो ये मैंने मान लिया, विल एक्ट एज द रेजिस्टेंसेस P एंड Q। ये दोनों आपके काय की तरह काम करने लगेंगे, या आपके काम करने लगते हैं P और Q की तरह। एंड resistance box is at place of R, और बता दूंगा unknown is S। क्या मान लिया है, 2 PQ थे, जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उसका नाम हम रख देते हैं ये R है, और ये अननोन वाले का नाम कहाँ लिखूं बेचारेगा, चलो यहाँ लिख देता हूँ, दिख रहा है क्या है, समझ में आ गया। 2 ये PQ हो गए, 2 ये RS हो गए, मिल गए चारों रेजिस्टेंस। 2 पार्ट ये जो वायर के थे, ये P है, ये Q है, ये R हो गया, ये S हो गया। ये आपको मालूम था P बाई क्यू इज इक्वल्स टू R बाई S आएगा। अब रोल आता है जॉकी का, जो कह रहे थे देसी भाषा में, जो आप वो हम कहते हैं डाल देते थे लाइट की लाइन पे, इसको आप क्या करेंगे, आगे पीछे खिसकाइएगा। जब आप आगे पीछे इस टाइप से इसको स्लाइड करेंगे, उस समय इस गैल्वेनोमीटर पर निगाह रखिएगा। जैसे आपको लगता है मैं साइड जा रहा हूँ और करंट का डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है, तो चुपचाप वापस आइए। जब आप वापस आएंगे तो उल्टा डिफ्लेक्शन कम होगा, आते जाए धीरे 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 धीरे, कहीं ना कहीं एक जगह ऐसी आएगी जब आपका Ig इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0। तो अगली बार कहा जाता है, ध्यान देखना, आपसे कहेंगे जॉकी is slided over wire to get null deflection। इस जॉकी को आप कब तक स्लाइड करेंगे कि आपका ये डिफ्लेक्शन क्या हो गया, नल डिफ्लेक्शन हो गया। और जैसे ही नल डिफ्लेक्शन हुआ तो आपको दूसरा नाम भी समझ में आ गया होगा, मीटर ब्रिज तो कहा था, इसकी लेंथ 1 मीटर है आपके वायर की। और स्लाइड वायर क्यों कहा है, बिकॉज द जॉकी इज स्लाइडेड ओवर द मीटर ब्रिज वायर और द मैग्नेट और कॉन्स्टेंटन वायर। आओ जैसे नल डिफ्लेक्शन पे आए, बस अब ये आपकी कौन सी स्टेट हो गई, नल डिफ्लेक्शन, यानी कि हमारे लिए ये हो गया जो आप चाह रहे थे, इक्विलिब्रियम स्टेट, या मैंने कहा था नल डिफ्लेक्शन, यही चाहिए था। जैसे ये नल डिफ्लेक्शन आपको मिलेगा, अब P बाई क्यू इज इक्वल्स टू R बाई S होना चाहिएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से ये देख लेंगे जॉकी 0 हुआ कहाँ पे, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30, या जो भी वैल्यू, इट मे बी डेसिमल ऑल्सो।
37.5, तो वो नहीं कहना, तो एक नॉर्मल कह रहा हूँ 10 20 30 जहां भी हुआ हो। मैं मान लेता हूँ लेट इक्विलिब्रियम डिस्टेंस एजे बराबर कितना है, एल सेंटीमीटर। ये कितना हो गया, एजे बराबर एल। अब मुझे बताओ बीजे बराबर कितना होगा, एजे आपका एल है तो बीजे कितना आएगा, 1 माइनस एल। 1 माइनस एल। ठीक है, 1 माइनस एल नहीं कहना, 100 माइनस एल। आप सही है, बस एक छोटा सुधार कर दिया, समझ में आ जाएगा। 100 माइनस एल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अपना सेंटीमीटर में अपन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, 0.1 0.2 करना पड़ेगा ना। सेंटीमीटर में चलते हैं, रेशियो में ध्यान रखना, रेशियो में मीटर सेंटीमीटर का कोई मतलब ही नहीं है, सब बराबर हो जाएंगे। तो मान चलो ये 20 सेंटीमीटर है तो ये 80 बचेगा, ये 30 सेंटीमीटर होगा तो ये 70 बचेगा, इफ इट इज 40 देन इट विल 60. So it is the common sense that if AJ is taken L centimeter, then BJ will be 100 minus L. और अब एक लास्ट कहानी है कि अब हमको मालूम है एज रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ होता है। ये तो सबको याद है, तो कोई भूल गया बेचारा। और अगर रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनेट टू लेंथ होता है, इस चीज का जो हमें फायदा मिलेगा वो ये मिलेगा, ध्यान देखना, P प्रोपोर्शनेट होगा L। नहीं आया समझ में, ये रेजिस्टेंस P माना था ना भैया, तो ये जो रेजिस्टेंस है इसका वो अपनी लेंथ के प्रोपोर्शनेट होगा, या आप कह सकते हैं P बराबर होगा KL। चलो इसको नीचे लिखूंगा, नीचे तो अच्छा लगेगा, यानी P बराबर कितना हो जाएगा KL। और ध्यान देखना एंड जो आपका Q है ये काय के प्रोपोर्शनेट होगा, ये अपनी लेंथ के प्रोपोर्शनेट होगा, यानी Q प्रोपोर्शनेट होगा 100 माइनस एल, या आप कह सकते हैं Q इज इक्वल्स टू K, अरे 100 माइनस एल। बस ये और ये कहानी खत्म। इसलिए आप एक छोटा सा काम करेंगे, आप नीचे लिखेंगे हैंस हमेशा की तरह। क्या था अपने लिए प्रिंसिपल याद है, अपना प्रिंसिपल क्या रहा था, हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल, यानी कि P by Q is equals to R by S होना चाहिए। इसको मैं इक्वेशन 1 डाल देता हूँ सुविधा के लिए, तो लिखता रहेगा है ना, और ज्यादा हुआ तो लिख देता हूँ हैंस फ्रॉम 1, बस इससे ज्यादा गंदगी नहीं फैलाएंगे। और फ्रॉम 1 आओगे तो क्या मिलेगा, P अपॉन Q का मतलब आप कहेंगे KL अपॉन Q का मतलब K, 100 माइनस L इज इक्वल्स टू R बाई S। अब एक मजेदार बात देखें, L आपको मालूम है 10-20 सेंटीमीटर, 100 माइनस L वैसे ही मालूम है 80-90 जो भी हो। R मतलब तुमने यहाँ से जो की, हमने कहा था जो की आप यहाँ से पुल करेंगे 100 ओम 200 ओम, तुम्हें पता होगा तुमने कौन सी पुल की सामने रखी होगी, देख लेना। और अगर ये मालूम है तो मेरा कहना ये है कि आपको L मालूम है, आपको 100 माइनस L मालूम है, K मत देखना, K कैंसिल हो गए, आपको R मालूम है। जब सब मालूम है तो भैया S कैलकुलेट होगा ना, ज्यादा है तो ऐसे शो कर दो, इम्प्लाइज दैट S इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हो जाएगा R इंटू 100 माइनस L अपॉन L। अब ये देखें कि आपको ये अननोन रेजिस्टेंस का डिटर्मिनेशन समझ में आता है, हाँ या ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, 1 मिनट के अंदर मैं से दोबारा से एक बार रिमाइंड करूंगा, ठीक, ले रहे हैं स्क्रीनशॉट मजे से। चलिए दे दिया आपने स्क्रीनशॉट। एक सेकंड में उसको एक बार रिपीट करते हैं, एक मिनट के अंदर यहाँ देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैंने कहा था मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज कौन सा होगा, जो आपका
किसी भी व्हीट स्टोन ब्रिज का मॉडिफाइड फॉर्म या एक्सपेरिमेंटल फॉर्म होगा, इसी का मॉडिफाइड फॉर्म उठाएंगे। किस नाम से आना जाएगा, मीटर या स्लाइड वायर ब्रिज। वो 1 मिनट में बीच में आएंगे। क्या करना है, एक सेंट्रल स्टेप होगी जैसी कि अपने यहाँ पर मौजूद थी, एक सेंट्रल पॉइंट। इससे आपका गैल्वेनोमीटर आएगा। 2 पार्ट डिवाइड होंगे। 2 पार्ट में इधर 2 रेजिस्टेंस चाहिए, इधर 2 चाहिए। जो इधर चाहिए ध्यान देखो, नीचे जो आपने मैग्नेट या कॉन्स्टेंटन का वायर स्ट्रेच किया है 1 मीटर लॉन्ग, उसके लिए आपसे कहा जाता है द 2 पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट और कॉन्स्टेंटन वायर एट द 2 साइड्स ऑफ द जॉकी। जॉकी के दोनों साइड के आपके मैग्नेट या कॉन्स्टेंटन वायर, ये पार्ट्स काय की तरह काम करते हैं। ये काम करते हैं रेजिस्टेंसेस P एंड Q ऑफ द व्हीट स्टोन ब्रिज। और ऐसे ही आपका रेजिस्टेंस बॉक्स और अननोन रेजिस्टेंस, ये आपके हो जाते हैं। वन ऑफ देम इज R एंड अदर वन ऑफ देम इज S। अब आपको यहाँ पर व्हीट स्टोन ब्रिज का वही फंक्शन इस्तेमाल करना है, IG0 वाला। क्या करेंगे, द जॉकी इज स्लाइडेड ओवर द मीटर ब्रिज वायर यानी कि मैग्नेट वायर। कब तक स्लाइड करोगे, जो मैं कहता इधर जाना इधर जाना, एक तरफ जाओगे करंट बढ़ेगी, एक तरफ आओगे कम होगी। जिस तरफ कम हो रही हो उस तरफ स्लाइड करते आना। कब तक करोगे, अनटिल द वैल्यू ऑफ गैल्वेनोमीटर करंट बिकम्स 0। दैट्स व्हाई द नल डिफ्लेक्शन कंडीशन और द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड बाय यू। ये आपको कंडीशन मिल जाती है, कहानी खत्म। जैसे ही कहानी खत्म हो गई, P और Q पे जाएंगे। आपका रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनेट होता है लेंथ। और इसने आपने क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम द शीट, वो इसी फैक्ट पर बेस्ड है। अभी उस पर भी बात करेंगे 1 मिनट बाद। रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनेट लेंथ यानी P प्रोपोर्शनेट होगा L के। ऑफ कोर्स दिस द लेंथ ऑफ दिस पार्ट विल बी 100 माइनस L। इसका क्या हो जाएगा, Q प्रोपोर्शनेट 100 माइनस L। बस कुछ नहीं, व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल में आप इसको सब्स्टिट्यूट करें। P by Q is equals to R by S। जैसे आपने लगाया P by Q is equals to R by S, कहाँ पहुंचेंगे आप, P यानी कि KL, ये कांस्टेंट कोई भी, Q बराबर आप लिखेंगे K 100 माइनस L, ये भी कोई ना कोई कांस्टेंट। खत्म, K खत्म। R आपको मालूम ही है, केवल आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो फॉर्मूला बन जाता है S is equals to R 100 माइनस L अपॉन L। क्या है, मेरी बात समझ में आ जाती है कंप्लीटली, कोई दिक्कत इसमें। स्क्रीनशॉट आपने लिया हुआ है तो हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ले लिया है सभी ने स्क्रीनशॉट। और जो स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज मैंने बताए थे, जो लोग शुरू में अटेंड नहीं कर पाए थे, लेट थे, मीटर ब्रिज इसलिए कहा था बिकॉज द लेंथ ऑफ द मैग्नेट वायर इज 1 मीटर। इट इज कॉल्ड अ स्लाइड वायर ब्रिज बिकॉज द जॉकी इज स्लाइडेड ओवर द मैग्नेट और कॉन्स्टेंटन वायर। ये आपकी पूरी कहानी हो जाती है यहाँ तक। अब अगली चीज पर आते हैं, देखें। अब जैसे आप में से किसी ने बता दें लिमिटेशंस ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज पूछे हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज का पर्टिकुलर कोई लिमिटेशन नहीं है। जो लिमिटेशन आएंगे वो यहाँ पर आएंगे, उसके प्रैक्टिकल या इस फॉर्म में जो आप कहेंगे मीटर ब्रिज। और इसमें ध्यान देखना, प्रैक्टिकल लिमिटेशंस या इनको हम कहते हैं एरर्स इन द मीटर ब्रिज। ये भी आपके यहाँ कई बार 1-2 बार पूछी गई है। और ये जो पूछी गई है इनको मैं बताता हूँ। चलो यहाँ से हम यहाँ लाइन खींच लेते हैं, आपका रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा। और यहाँ पर हम काय की बात करेंगे, अब एरर्स इन मीटर ब्रिज। आखिरकार इस मीटर ब्रिज में कौन कौन सी एरर्स पॉसिबल है। इस मीटर ब्रिज में जो एरर्स पॉसिबल है वो बता देते हैं। सबसे पहली एरर जो आपको इस मीटर ब्रिज में पॉसिबल है वो एरर आपके लिए कहलाती है नंबर फर्स्ट, एंड एरर। अब आप पूछेंगे एंड एरर का मतलब क्या है। पहली बात तो देखें, एंड एरर का मतलब ये जो इसके सिरों पर हो रही थी। एक कॉमन सी चीज ध्यान देखो, यहाँ पर आप देखेगा जो ब्रास प्लेट है इन पर आपका ये 1 मीटर लॉन्ग वायर कसा हुआ है। और जब ये 1 मीटर लॉन्ग वायर यहाँ पर कसा है, क्या आपको ध्यान जाता है, मैं भी एक फिगर में और करके दिखाता हूँ हल्का सा। इधर देखो, मान चलो ये वाली पट्टी और ये वाली पट्टी ऐसी होंगी ना दोनों। अब जो आपने 1 मीटर लॉन्ग वायर कसा हुआ है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो वायर यहाँ बाहर से बाहर कस दिया जाए। तो आप समझ में आ रहा होगा ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है।
प्रैक्टिकल में जब भी आप पेज कसेंगे तो ये वायर हल्का सा इसको ओवरलैप करेगा, यानी आपका यहाँ पे पेज कस पाओगे, ये वायर भी हल्का सा ओवरलैप करेगा, ये पेज यहाँ कस पाओगे। मुझे बताएं कि आपको अपनी स्क्रीन पर पेज और वायर की हल्की सी ओवरलैपिंग साफ नजर आती है या नहीं? यस सर आती है। देख रहे हैं बाकी लोग जो हम कहते हैं मोबाइल लिए हुए हैं, अनमोल से नहीं पूछेंगे तो लैपटॉप लिए बैठा रहता है बड़ा सा। बाकी देखें क्या हमने ये ऐसा समझ में आता है जो दोनों पट्टियां हमने खींची है स्क्रूज इनके बीच में होंगे, बाहर नहीं हो सकते। तुम बाहर के बाहर वायर कस लो तो वायर का कुछ पार्ट डेफिनेटली इस स्ट्रिप पर ओवरलैप करेगा। क्या उन्हें इतना डायग्राम से समझ में आ जाता है? देख लें, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि दिख जाए सभी को। कोई डाउट किसी को? नहीं, ठीक। आए तो फिर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एंड एरर यही चीज कहती है जो मैं आपसे बता रहा था। एंड एरर कहता है आपसे द एंड्स ऑफ मीटर ब्रिज वायर आर ओवरलैप्ड विद द जो भी ब्रास मान लो, कॉपर मान लो, जो भी मानना चाहे, विद द ब्रास स्ट्रिप। आपके दोनों सिरे इसके ऊपर कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े से ओवरलैप होंगे। पॉइंट मतलब समझ लो 0.1 सेंटीमीटर, 1-2 मिलीमीटर होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन होते हैं, ये नहीं कहोगे जीरो होते हैं। और इसी को हम फिजिक्स में लास्ट ईयर एरर कहते थे। अगर ये ब्रास स्ट्रिप पर ओवरलैप है, आपने कॉपर का रेजिस्टेंस इस पूरी कैलकुलेशन में कहीं शामिल किया, आप मैग्नेट वायर का रेजिस्टेंस P और Q ले रहे हैं, आपने इसमें कहीं भी कॉपर की पत्ती का रेजिस्टेंस नहीं लिया है। ये मैं भी मानता हूं कि आप कहेंगे उसमें क्या रेजिस्टेंस, वो तो सर 0.1 ओम होगा। बिल्कुल होगा 0.1, लेकिन आपने वो 0.1 अवॉइड किया है, दैट इज एन एरर। आप यहाँ अपराध नहीं कर रहे कि आपने 5 ओम छोड़ दिया हो, 10 ओम छोड़ दिया हो, लेकिन 0.1 ओम जो आपने मिस किया है, दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एरर्स। और इसीलिए आप यहाँ पर बताते हैं विद द ब्रास स्ट्रिप, आपने क्या बताया, बट द रेजिस्टेंस, लेकिन जो आपका रेजिस्टेंस है वो आपने एकोमोडेट नहीं किया है। तो क्या आपने बताया, इज नॉट accommodated, DATAD, is not accommodated, आपने accommodate नहीं किया है। और अगर आपने accommodate नहीं किया है तो एरर है, और यही एरर क्या कहलाएगी, एंड एरर। तो बस फिर तो वही लाइन हो गई, इट इज शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है ना। बाकी अब शीट में पढ़ोगे तो वो मिलेगा, इट इज कॉल्ड, इट इज डिफाइंड एज, ठीक है, इट इज एंड एरर। बहुत है। सवाल आता है इसको दूर कैसे करोगे। इसके रिमूवल के लिए ध्यान देखना, हम क्या करते हैं, इसका रिमूवल बताता हूँ। रिमूवल के लिए आप RB और S इनको करते हैं इंटरचेंज। अब ध्यान देखें मेरी बात, क्या आप करेंगे, आप इस एक्सपेरिमेंट को लैब में करने आएंगे। रेजिस्टेंस बॉक्स इधर लगाया, अननोन इधर लगाया, आपने रीडिंग ली, सब कुछ नल डिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन वैल्यू निकाल ली। अब एक काम करें, रेजिस्टेंस बॉक्स और अननोन रेजिस्टेंस को कर दें इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब समझ में आ रहा है, S इधर कर दें और R उधर कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आ रहा था, मान के चलो ये रेशियो 20-80 था, जब पलटोगे तो 80-20 हो जाएगा। मैं समझ में आ रहा होगा, दोनों एंड्स के जो एरर थी वो कहीं ना कहीं रिवर्स हो जाएंगी अपॉन में, और इसीलिए यहाँ पर एरर कम होने के चांस बढ़ जाएंगे। क्या मैंने कहा था, रेजिस्टेंस बॉक्स कोई तो बूंदी लगा दूं ताकि रेजिस्टेंस बॉक्स RB और S आर इंटरचेंज, एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड। फिर से रिपीट करें, और ये जो दो वैल्यूज आई हैं इन्हीं का अब 11 जितनी भी वैल्यूज ऑब्जर्वेशंस लेते हैं उनका एरिथमेटिक मीन, उनका एवरेज क्या माना जाता था, करेक्टेड वैल्यू। तो शॉर्ट में लिख देता हूं, मीन ऑफ टू वैल्यूज। और ध्यान रखना एक्चुअली में 2 नहीं होती, 4-6 होती हैं। तो जैसे मैंने इसमें नीचे कनेक्शन नहीं बनाया बैटरी और रियोस्टेट वाला, करंट बदल के आप 2, 3, 4, 6, 7 कई बार रीडिंग लेते हो, सबको लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ भी 2 बता रहा हूँ। मीन ऑफ टू वैल्यूज इज करेक्टेड वैल्यू। तो क्या है, ज्यादातर लोगों को समझ में आता है, हाँ या ना बताएं।
क्या एंड एरर समझ में आती है? मैं रिपीट करता हूँ एक बार और सुविधा के लिए। टाइम देखना कितना हुआ? यस सर। एंड एरर आपसे क्या चीज बताती है? ये जो आपने मीटर ब्रिज बनाया था, इसमें जो आपका मैग्नीज या कॉन्स्टेंटन वायर है, ये आपके दोनों ब्रास या कॉपर प्लेट्स व्हाटएवर यू आर टेकिंग, इन दोनों पर हल्का सा ओवरलैप कर रहा है, नंबर 1। बट इन द कैलकुलेशंस वी हैव मेड हियर, we have not considered, we have not accommodated the resistances of these copper or brass plates. That's why there will be a small change or a small error in the measurement of the resistance. That phenomena is called end error of the meter bridge. Now the question is, how can you correct or avoid this error? So first of all, this error cannot be avoided. ऐसा हो ही नहीं सकता तुम वायर बार कस दो. So the method is only correcting. Correction के लिए आप क्या करेंगे? First of all, the observations are made with one position of resistance box and unknown resistance. Now their positions are interchanged. Again the experiment is repeated, and then the arithmetic mean, here in short I have written just the mean, the arithmetic mean of these two values which are obtained by you, that is considered as the corrected value. So that's the elimination of the end error, which is the first error. Now the second error of the meter bridge, second error is known as the error due to cross section. Second बताता हूँ, error due to, अब कहाँ लिखूं, यही लिखूंगा, cross section. Then what is the error due to the cross section? आपको ऐसा मालूम है, नॉर्मली वायर का क्रॉस सेक्शन में एक तरीका होता है. आपके किसी के घर में, मुझे ये बताएं, वो कपड़े टांगने वाली रस्सी है क्या? किसी घर में कपड़े टांगने वाली रस्सी हो यार, जिसमें अपन कपड़े सुखाते हैं कई बार, बाहर नहीं है किसी घर में? यस सर। बस दो ही लोग, अच्छा 2 ही लोगों के बेचारों में रस्सी है, बाकी सब पेड़ पे टांगने जाते हैं. मतलब चलो, क्या आपने ध्यान दिया, जब आप रस्सी लाते हैं तो उसका क्रॉस सेक्शन बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है. अब आप एक काम करना, आपने घर जाके देखना, आपकी रस्सी ऐसी हो जाती है, किनारे मोटे रहते हैं, बीच में ऐसी हो जाती है. समझ आ रहा है क्यों? इसका रीजन है, किनारे आपके फिक्स्ड होते हैं, यहाँ जो आपका क्रॉस सेक्शन है ज्यादा होगा, बीच में आप देखना स्ट्रेच होती है, घिसती भी है, ये क्रॉस सेक्शन आपका हमेशा थोड़ा सा कम हो जाएगा. आपको मालूम था रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑल्सो. रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में डिपेंड करता था, ये मुझे भी मालूम है. दिस चेंजेस इन मिलीमीटर्स, that's why there will be a small change in the resistance also, 0.1 or 0.01, but from the conceptual point of physics, that is some type of error. So that is the error due to the cross section. इसमें आप क्या चीज बताते हैं? आप बताते हैं the cross section doesn't remain uniform throughout the length. और इस वजह से जो एरर आएगी वो क्या कहलाएगी? एरर ड्यू टू क्रॉस सेक्शन. अब इसे कैसे दूर करोगे आप? या तो रोज नया वायर ला के लगाओ, एकदम प्लेन वायर चाहिए, ये हो नहीं सकता. इसका आपको रिमूवल बता देता हूँ, ना देखना इसको कैसे अवॉइड करते हैं वो मैं दिखाता हूँ और उस बात पढ़ के बताऊंगा. इसके लिए आप करते हैं, आपसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. is obtained in middle part somewhere. जो आप पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम उठा रहे हैं वो कहाँ हम निकालते हैं? कहीं ना कहीं मिडिल पार्ट में. मैं कारण फिर से याद दिला देता हूँ, कारण मैं यहाँ पे ध्यान दिलाता हूँ. आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, जो मैं कह रहा था, आपके किनारे थोड़ा मोटे होते हैं वायर के, और जो बीच का पार्ट है वो लगभग बराबर से पतला होता है. तो भैया इन किनारों को छोड़ दो, जरूरत क्या है कि अपन किनारे इस्तेमाल करें. जो आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो कहीं ना कहीं मिडिल पार्ट ऑफ द वायर के आसपास हम ऑब्टेन करेंगे.
इसका मतलब हमारे लिए जो हम जो इक्विलिब्रियम उठाएंगे 40 60 35 65 लाइकवाइज ऐसे अटपटे इक्विलिब्रियम आप नहीं लेंगे, जैसे कि 1 सेंटीमीटर 99 सेंटीमीटर। समझ में आता है? इतने कोने में घुसने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि वैसे भी टीवी का विज्ञापन बताता है कोने में मच्छर होते हैं, है ना। इसलिए मैंने कहा कोने में मत घुसिएगा। आप जो अपना पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑब्टेन करेंगे वो कहाँ ऑब्टेन करेंगे? ना मिडिल पार्ट, समवेयर सूटेबल। 99.5 and 0.5 these are not allowed anyway, otherwise there will be a large error due to the क्रॉस सेक्शन। और वैसे भी तो मालूम है, अगर ऐसा अटपटा लोगे तो एक पार्ट दूसरे के कंपैरिजन में नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाएगा, एरर नहीं और भी तमाम सारी चीजें अटपटी निकल आएगी। क्या दोनों एरर समझ में आती हैं? एक तो ओवरलैपिंग और दूसरा एरर ड्यू टू द क्रॉस सेक्शन। आई होप सो इतनी कहानी आप समझ में आनी चाहिए। नाउ गो फॉर वन मोर स्क्रीनशॉट, एक छोटे से स्क्रीनशॉट पर और जाइए। चल, क्या आपको इतना मिल गया? हाँ ना बताएं, ले लिया स्क्रीनशॉट? नहीं लिया? यस सर, ले लिया। बढ़िया, क्योंकि हिंदी में कहावत होती थी सागर में गागर भरना, यही होती थी क्या? है आधो बेचारों हिंदी नहीं आती हुई बोले सागर में गागर भरेंगे कि गागर में सागर भरेंगे। गागर में सागर इसलिए कह रहे थे, देखो एक बोर्ड में हर कोने का इस्तेमाल कर करा के जैसे तैसे उसका बेचारे का फिगर, प्रिंसिपल, कैलकुलेशन और एरर सब कहीं ना कहीं मैंने उसेड़ी दी। कुल मिला के तुम्हारा एक स्क्रीनशॉट में पूरा टॉपिक खत्म हो जाए। अब हम एक अगली बात करते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया मीटर ब्रेस, इस्तेमाल समझ में आ गया होगा। इस्तेमाल आप अननोन रेजिस्टेंस के तौर पे करते हैं। और ये जो आप पूछ रहे थे कि एग्जाम में कितना आएगा, तो एग्जाम में आप देखेंगे खूब आया है आपके हर टाइप के एग्जाम में। अब एक आध दिन बाद आपके क्वेश्चंस पे आने वाला हूँ तमाम सारे, उसके लिए आप शीट भेजूंगा मैं आपको कल परसों तक, एक ऑल्टरनेट स्कैनिंग सॉफ्टवेयर का अरेंजमेंट करते हुए, ठीक है ना। और उसके बाद फिर आप जो है क्वेश्चंस पे आएंगे। आज पिछली शीट में से स्नेहा ने एक सवाल पूछा था और क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे याद है, थोड़ा भूल गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर वैल्यू अलग हो जाए तो उसकी चिंता नहीं करना, मैं टाइप बता देता हूँ। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15 और शायद ये पिछली बार आपके पास 2 मार्क्स क्वेश्चन है उनमें से ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपने 2 मार्क्स क्वेश्चन से पूछा गया है, ये आपसे कहता है कि आपके पास एक 20 ओम वायर है, आपने इसे स्ट्रेच करके कर दिया है डबल। चलो मैं हिंदी में लिखता हूँ, स्ट्रेच करके डबल यानी सिंपल लिख देता हूँ। 20 ओम का वायर है, आपने क्या किया है, आपने इसे खींच कर आपने कर दिया है डबल। इस पर भी आप नहीं रुके, जब डबल हो गया तो आपने क्या किया है, आपने किया है कट इन 2 पीसेस और उसके बाद उन 2 पीसेस को शायद सीरीज या पैरेलल किसी एक में कनेक्ट किया है। सो वो मैं भूल गया, मैं तो दोनों में कनेक्ट करके दिखा दूंगा, देख लेंगे क्योंकि यहाँ से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। पहली बात देखें ध्यान से, आप पास ओरिजिनल वायर क्या है, तो उसके लिए आप बताएंगे ओरिजिनल रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 20 ओम। अब मैं एक सिंपल का काम करता हूँ, यहाँ मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ और उसको आप भी याद रखेंगे क्योंकि यार कराया तो था, अभी टेस्ट में ही पूछा थी। और आप बताएंगे ऑन स्ट्रेचिंग द लेंथ, जो आपका R2 होगा वो कितना होगा, ये फॉर्मूला कर चुके ना, n स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। ये भी उसमें मैंने कहा, उसमें मैंने पूछा था टेस्ट में, इसलिए आपका R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, डबल किया है ना, डबल का मतलब तो समझ में आता है, 2 टाइम्स तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4R1। R1 कहाँ चला गया, कितना माना था, 20 ओम, यानी आपका वायर हो जाएगा 80 ओम्स का। मुझे बताएं इसने इतना हिस्सा समझ में आता है या नहीं, इसने यहाँ प्रेजेंट क्या गायब हो गई, देखो जरा। यस सर, आ गया। बैठिए, बढ़िया, इतना हिस्सा तो समझ में आ गया। ओरिजिनल तार को आप खींचेंगे, n स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस हो जाएगा, इट विल बिकम 80 ओम। अब जो अगली चीज आपने पूछी है, इट इज कट इनटू 2 पीसेस,
उसको मैंने स्टेप अगला बता दिया। आप क्या कहेंगे, ऑन कटिंग इन 2 पार्ट्स, और दोनों पार्ट इक्वल है वो चिंता मत कीजिएगा। जैसे आप 2 पार्ट में करेंगे आपको समझ में आएगा रेजिस्टेंस। अभी जो मैं पीछे बता रहा था लेंथ के प्रोपोर्शनेट होता है, तो आप क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ ईच पार्ट 80 ओम था, 2 बराबर के टुकड़े कर दिए तो हर पार्ट का कितना रह जाएगा, 40 ओम। ये समझ में आया नहीं, बस इसको बताओ मुझे। यस सर। 80 ओम का वायर था, 80 ओम के वायर को आधा काट दिया 40 ओम रह गए। इससे मिलता है क्वेश्चन आओ तब करा रहे थे, एक सर्कल है उसके डायमीटर के बीच में निकाले, ध्यान दिया था मैंने कहा था टोटल सर्कल का सपोज करो 100 ओम है, ये वैल्यू याद नहीं है, 100 ओम है तो 50 ऊपर का रह जाएगा 50 नीचे का, क्यों, 2 पार्ट हमने कर दिए। ये सेम क्वेश्चन उसी थीम पे बेस्ड, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जो हमने कहा रेजिस्टेंस हर पार्ट का 40 ओम, बस कितना हो गया 40 ओम। अब आगे तुम कर सकते हो, अगर आपने सीरीज में कनेक्ट किया तो सीरीज में टोटल कितना आएगा, सीरीज में टोटल बराबर होगा R1 प्लस R2 यानी कि वापस 80। और अगर आप इन्हें पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कितना हो जाएगा, पैरेलल में होता है R अपॉन यानी R अपॉन 2, रह जाएगा टोटल 40 ओम। तो जो भी टोटल पूछा हो या शायद इसमें करंट पूछी है किसी बैटरी से, तो V बराबर आई आर, इसके आगे तो आप निकाल सकते हो, आई होप सो निकाल लोगे। और तब भी कोई डाउट है तो मैं पूछ लेना, तो मैं उसको कंप्लीट सॉल्व कर दूंगा। जैसे मेरा अंदाज है इतने से आपका काम पूरा हो जाना चाहिए कि अपना कितना वो है एंड हो गया। ठीक, अब ये आपको समझ में आ गया। एक तो हमने कहा अब 2 काम करें, तो जो आपको शीट दी है उसके क्वेश्चन हल्का तो पढ़ते आए, क्योंकि एक मजेदार बात है आपका चैप्टर लगभग एंड पे आ चुका है। इसके बाद हमारे पास एक चीज और बचती है, केवल पोटेंशियोमीटर। अब अगला टर्न जो हम कर लेंगे, प्रयास हमारा यह रहेगा, चूंकि अगर स्कैन हो जाते हैं क्वेश्चंस और आप तक चले जाते हैं तो हम क्वेश्चंस करेंगे, और अगर बाय द वे ऐसा नहीं हो पाया तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम फिलहाल के लिए पोटेंशियोमीटर कंटिन्यू करेंगे। पोटेंशियोमीटर भी क्या मुश्किल से हम कहते हैं 1 टर्न का होता है, समझो तुम्हारे यहाँ 2 टर्न चल जाएगा टाइम के हिसाब से, सही ना। 2 दिन में आपका पोटेंशियोमीटर एंड अप करेंगे। आज दिन कौन सा है अपना, आज फ्राइडे कि थर्सडे है, तो चेक करो जरा मोबाइल में, फ्राइडे फ्राइडे। तो कल हम कल चलो तुमसे कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हुए आएंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है ना। और तब तक एक मनोरंजन ये काम कर लेते हैं, संडे को तुम्हारा एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव टेस्ट रखते हैं, ठीक है। पिछली बार की तरह गंदे गंदे नंबर मत लाना, थोड़ा अच्छे लाना, है ना। तो संडे को रख लूँ एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट इन पार्ट्स का, हाँ ना बताओ जरा, कोई नहीं कह रहा हाँ। ओके सर। यस सर। दो और भी कोई, अच्छा बाकी तो मुझे लग रहा है मीटिंग ही से लीव कर जाए, बोले सर हम थे ही नहीं, हमें पता ही नहीं चला। ठीक है, संडे का एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा आपका, तो वही एक 20-25 छोटे छोटे क्वेश्चंस का, तो संडे को आराम से रख लेंगे, इस टेस्ट को आप दे दें, ठीक है। कल इसको थोड़ा बहुत और आगे बढ़ाएंगे। मैंने कहा ना आपका ये 3rd चैप्टर भी लगभग एंड पे है, और अगर हम पुराने चैप्टर के हिसाब से देखें तो आपका 16 मार्क्स का सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका है। यानी अगर आप जो है थोड़ा सा और जुलाई और कंटिन्यू कर गए, आराम से आपका लगभग 33 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, यानी हाफ ऑफ है, आधी फिजिक्स अपन जुलाई में पढ़ लेंगे। बोलो अनमोल, पास हो जाएंगे। क्या कह रहा है? नहीं, पास तुम केवल तभी होगे जब तुम्हारी फीस पूरी जमा कराओगे, वरना तुम तो अनमोल सिंह कुशवाहा हो, क्षत्रिय, तुम्हें याद होगा ब्राह्मणों को गुरु बनाने में कई बार नुकसान हो जाता है। कर्ण ने बनाया था परशुराम को, तुमने बता दिया था जब तुम्हें इस विद्या की सख्त आवश्यकता होगी, ठीक उसी समय जाके तुम मीटर ब्रिज भूल जाओगे। चलो तो हम यही विराम ले लेते हैं। एक काम करें, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, प्रयास मेरा रहेगा कल तक आप तक शीट पहुंच जाए, और फिर जैसा जो होगा उस हिसाब से कल का टर्न अपन उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे, या तो आगे कंटिन्यू करेंगे या फिर इसके क्वेश्चन अगर हो गए तो उनको करा देंगे, ठीक है। और कोई सर्कल क्लास है, क्या कह रही? हाँ कल क्लास रहेगी ना, टेस्ट तो संडे को ले रहा हूँ। ओके सर। हाँ, कि टेस्ट के लिए छुट्टी चाहिए तैयारी के लिए? नो सर। तो कल क्लास और ले लो छोटी सी,
परसों संडे को टेस्ट रखेंगे। कल की क्लास का मैंने कहा क्वेश्चंस करेंगे या आगे की थ्योरी करेंगे, वो थोड़ा सा वो स्कैन पर डिपेंड करेगा, जैसी व्यवस्था हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग चल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चल, और कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो मुझे, कोई जो डाउट तो नहीं? नो सर। सर रात्रि गुड नाइट। किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो ले लो, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। चले विराम ले ले, बंद कर दें 10 सेकंड बाद, ठीक है। कोई स्क्रीनशॉट वॉट ले रहा हो तो ले लेगा, फिर बंद कर देना।